नमस्कार, साहित्य संसार में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे और साहित्य संसार में आज चर्चा भाषा में शब्द के महत्व पर। शब्द का भाषा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और शब्द के बगैर किसी भी भाषा की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि शब्दों का किस तरह का इस्तेमाल हो, कैसे शब्द इस्तेमाल में लाए जाएं और क्या है इसका पूरा एक विन्यास जो भाषा को मजबूत बनाता है। कई सारे मुद्दे हैं, कई सारी बातचीत है और इन पर आज हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा में आज हमारे साथ हैं श्री सुरेश पंत। आप शिक्षक हैं, शिक्षाविद हैं और भाषाविद भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है पंत जी आपका। जब हम किसी भी भाषा की कल्पना करें तो आप ये मूक जमाना नहीं है। जब भाषा होती तो भाषा लिखित और मौखिक दोनों तरह की चीजें होती हैं। शब्दों का इस्तेमाल इसलिए काफी महत्वपूर्ण होता है कि आप क्या बोल रहे हैं और क्या उसकी ध्वनि निकलती है। और इसलिए जब हम देखते हैं कि जब भारतीय भाषाओं के संदर्भ में हम देखते हैं तो कई शब्द ऐसे हैं जिनका एक दूसरे से काफी संबंध रहता है, लेकिन हर भाषा में उसके अर्थ अलग हो जाते हैं। तो भाषा की जो अखंडता है, भाषा की जो एकता है, शब्दों से वो कैसे बनती है, बिगड़ती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये ठीक कह रहे हैं ज्ञानेंद्र जी आप कि भाषा निश्चित रूप से शब्द के बिना तो उसकी कल्पना हो ही नहीं सकती। और उस शब्द के बारे में भारतीय चिंतन ने बहुत गहरी शोधें की हैं और बहुत गहरी मान्यताएं हैं। मान्यता तो ये भी है कि मूल रूप से तो शब्द उच्चारित होने से पहले हमारे जहन में, मन में है एक अंतः विस्फोट के रूप में है, वो फिर बाहर स्फोट होकर आता है और उसके साथ भी ध्वनियां और ये तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन शब्द जब मुंह से निकल जाता है तो वो वक्ता की संपत्ति नहीं रहती, वो फिर एक सामाजिक संपत्ति हो जाती है। पब्लिक डोमेन में आ जाता है, वो एक सामूहिक संपत्ति है। इसलिए शब्द प्रयोक्ता को बड़े सावधान होने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई लिखित नियम हो या कोई बधी बधाई परपाटी हो, ये उसके विवेक पर होता है। एक बात। दूसरी बात जो आपने बड़ी अच्छी उठाई कि समकालीन भाषाओं में, भारतीय संदर्भों में ही अगर हम देखें, समकालीन भाषाओं में अनेक शब्द हैं जो एक दूसरी भाषा में है, चाहे वो भिन्न परिवार की ही भाषाएं क्यों ना हो, शब्दावली समान है। उस समान शब्दावली में समान अर्थपरक भी हैं और भिन्न अर्थपरक शब्द भी हैं। तो ये इस बात के लिए एक जिज्ञासु को, आप जैसे मननशील को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि ऐसा आखिर है क्यों। तो मुझे अच्छा लगा जब आपने इस तरह की बातें की। आगे हम बात कर सकते हैं इस बारे में। हाँ, यही पे जब देखते कि एक तरह के शब्द कई भाषाओं में होते हैं, कई बार हम देखते कि शब्द और वर्ण का फर्क होता है। जैसे हम पानी एक शब्द है, जहां हम उसको कई जगह जल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, कई तन्नी के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पानी को भी पानी भी कहते हैं। और वो पानी गुजराती में भी मिलता है आपको, वो कुमाऊनी में भी मिलता है। ये इस तरह की शब्द व्युत्पत्ति कैसे होती है? देखिए, आज जो हमारी समकालीन भाषाएं हैं, उत्तर भारतीय भाषाओं, आर्य परिवार की भाषाओं की बात करें, यहाँ भारत में 4 भाषा परिवार हैं, जिनमें से आर्य भाषा परिवार सबसे बड़ा है। आर्य भाषा परिवार ने द्रविड़ भाषा परिवार को भी प्रभावित किया है, इसलिए शब्द संपदा वहां भी आर्य भाषा परिवारों से गई है और ये इसके विपरीत क्रम में भी हुआ है। द्रविड़ भाषा परिवारों के शब्द भी यहाँ आए हैं। इस समय के जो भी भारतीय भाषाएं, आर्य भाषाएं हैं, उनको हम ये मानते हैं कि वैदिक संस्कृत के बाद विकसित पाली प्राकृत से विकसित होकर आई हैं और भिन्न भिन्न प्राकृतों में जैसी थी उस तरह से हम लंबी चर्चा में नहीं जाएंगे, लेकिन यूं कहेंगे अलग अलग प्राकृतों से अलग अलग तरह की आज की भाषाओं का जन्म हम ये मूलतः मानते हैं। जो आपका प्रश्न है वो जैसे न की बात आपने की, ये ऐसा क्यों, ये प्राकृतों में था असल में। तो थोड़ा सा और पीछे अगर जाने की अनुमति आप दें तो इसमें भौगोलिक परिवेश भी प्रभावित होता है। नाणों का जैसे सह का ये तो बंगाल में और कुमाऊं में ये हिंदू के लिए भी हिंदी शब्द, हिंदी शब्द हैं। ये सिंधु सिंधी से बने हैं, स का ह हो जाता है।
असुर का अहुर हो जाता है, ये बातें हैं। तो इस तरह से जैसे असम है, हाँ, वो अहोम है, अहोम बोलते हैं, तो स है। और आपको मतलब यहाँ हम देखते हैं कि वर्ण से शब्द बदलता है और शब्द से उसकी ध्वनि बदलती है, जिसका असर कहीं ना कहीं उस समय की जो वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसका भी उसमें प्रभाव पड़ता ये है। और ये पाणिनि ने भी उल्लेख किया है, उन्होंने कहा है, इस तरह के संकेत दिए हैं। वो में कहीं अभेद है, कहीं जैसे ड़ और ड की ध्वनियां आज हिंदी में आ गई हैं। ड़ ध्वनि संस्कृत में नहीं थी, आज हिंदी में आ गई है। कि 6 वर्ण है, 6 गुजराती में भी है, 6 बंगाली में भी है जी, 6 कुमाऊनी में भी है, और इस तरह की कई भाषाओं में 6 वो वर्ण है। और वो उसकी ध्वनि एक अलग निकलती है, उसमें एक तरह का एक स्वीटनेस है, मिठास सी लगती है उसमें। और वही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जिनको हम कहते हैं कि थोड़ा सा जुबान के लिहाज से थोड़ा तल्ख किस्म की जो भाषाएं हैं उनमें अणव शब्द का इस्तेमाल होता है, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण भी होता है। जो हम हरियाणा में देखते हैं, हरियाणा में अणव शब्द का उच्चारण ज्यादा होता है, वर्ण का ज्यादा होता है, और कुमाऊनी में वो वर्ण भी दिखाई पड़ता है। तो एक तरीके से जब कुमाऊनी की हम बात करते हैं तो वहाँ सुदूर दक्षिण भारत से लेकर गुजरात और महाराष्ट्र से लेकर और इधर हरियाणा और पंजाब तक के शब्दों का इस्तेमाल, वर्णों का इस्तेमाल होता है। इस पूरे संदर्भ को अगर हम देखें तो कुमाऊनी भाषा के वाक्य विन्यास को राष्ट्रीय संदर्भ में किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं? ज्ञानंद जी, बड़ी अच्छी बात आपने उठाई। इसके 2 पहलू हैं। एक ऐतिहासिक है, खास तौर पर जैसे आपने कुमाऊं या उत्तराखंड की भाषाओं की बात हम करें, कुमाऊनी गढ़वाली 2 मुख्य रूप से। यहाँ एक विचित्र सी बात है जो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चारों आर्य भाषा परिवारों के शब्दों की मैं तलछट शब्द का इस्तेमाल करता हूं, उनकी तलछट विद्यमान है। अब आर्य भाषा से तो ये विकसित हुई ही है, इसलिए आर्य भाषा का तो प्रश्न नहीं उठता, वो तो इसकी मातृभाषा है, जननी है। तिब्बत बर्मी परिवार की शब्द हैं, उसमें भी हम ये मान लेते हैं कि तिब्बत पास में है, उस परिवार भाषा को बोलने वाले आज भी दारमा वगैरह के व्यक्ति हैं, उसका प्रभाव समझ में आता है। लेकिन जिज्ञासा या रहस्य तब लगता है जब द्रविड़ परिवार के शब्द मिलते हैं और मुंडा या आग्नेय परिवार के शब्द मिलते हैं। तो ये सवाल भी मैंने इसलिए किया था क्योंकि मैंने बहुत साल पहले, आज से करीब 8 साल पहले, आपका एक लेख किसी पत्रिका में पढ़ा था, और उसमें आपने उसका शीर्षक मुझको याद है, कुमाऊनी भाषा में दक्षिण भाषाओं की तलछट। हाँ। और कई शब्दों का उसमें ऐसा इस्तेमाल किया था, उस पर हम भी विस्तार में चर्चा करेंगे। क्योंकि कुमाऊनी में जैसे जैसे आपने लिखा था कि गंध अलग अलग तरह की होती हैं और उन गंध के लिए शब्द अलग हैं। तो यहाँ जो तिब्बत, एक तरफ हम तिब्बती परिवार की बात करते हैं, भाषा परिवार की, दूसरी तरफ द्रविड़, तो किस किस्म का तालमेल आपको देखने को मिला? देखिए, ये कुछ द्रवंश एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए भी एक चुनौती थी कि, और माना अब ये जा रहा है, जो अधिकतर लोग मान रहे हैं कि हालांकि कुछ लोग प्रारंभ में, जब मैंने जिस लेख की आपने चर्चा की थी, उस लेख में जब विद्वजनों में चर्चा हुई तो कुछ लोगों ने व्यंग्य किया कि पंत जी पहले हिमालय से मैदान में आइए, उसके बाद आप तमिलनाडु पहुंचिए। आशय उनका यह था कि आप कहाँ का ईंट और कहाँ का रोड़ा जोड़ रहे हैं, द्रविड़ परिवार वहां संभव नहीं है। लेकिन बाद में इस दिशा में कई लेख आए। एक मुझे उल्लेख करना चाहूंगा कि डी शर्मा, निधन हो गया उनका, वो भी उसी में पैरेलल काम कर रहे थे। और भी कई लोगों ने देखा कि भाई द्रविड़ परिवार की भाषा की तलछट निस्संदेह है। खासतौर पर कुमाऊं की भी सबसे पुरानी भाषा राजियों की भाषा है, राजी की रात वहां के आदिवासी हैं, उनकी भाषा में द्रविड़ परिवार के बहुत शब्द हैं। यहाँ मैं एक चीज मैं अपने दर्शकों के लिए भी चाहूंगा कि एक जिज्ञासा भी यहाँ इसी जगह पे, वो ये कि जब हम कुमाऊं और गढ़वाल के पलायन की हम बात करते हैं, और जिसमें डॉक्टर नारायण दत्त पालीवाल का शोध है कि दोनों इलाकों का जो पलायन है, जहां जो पलायन हुआ है वो अलग है। एक तरफ जो हम गढ़वाल को, हिमालय की हम बात करते हैं, तो वो वहां एक राष्ट्रीय पलायन हुआ है, और बद्रीनाथ केदारनाथ जो 4 धाम की यात्रा के लिए सदियों से, युगों से जो लोग आते थे, तो उस समय साधन नहीं थे,
तो वही होकर गया। तो वहां पर द्रविड़ भाषाओं का इस्तेमाल हुआ, और आज भी वहाँ के जो रावल्स हैं वो केरल के ही हैं, बद्रीनाथ और केदारनाथ में। तो जहाँ जब द्रविड़ शब्दों के इस्तेमाल की बात करते हैं, तो क्या इस पलायन को भी एक आधार माना जा सकता है? सहमत होना थोड़ा कठिन है मेरे लिए, क्योंकि यह अगर होता तो एक उसी यात्रा मार्ग से संबंधित या वहाँ व्यापार कर रहे या उससे जुड़े हुए लोगों में होता। मैं ये मान रहा हूँ, या बहुत से लोग ये मान रहे हैं कि यहाँ ऐसे निवास थे पहले। हम अगर आर्यों के आने की बात कर रहे हैं, चाहे वो शकों खसों के रूप में आए हों, चाहे बाद में आए हों, वैदिक आर्य या वैदिक आर्यों से पहले आने वाले आर्य, तो ऐसा लगता है कि उनके आने के पहले यहाँ कुछ बस्तियां थीं जो मुंडा मूल की भाषाएं बोलती थी या द्रविड़ मूल की भाषाएं बोलती थी। और धीरे धीरे जैसा कि होता रहा है, सांस्कृतिक परिवेश जब बदलता है तो विजेता और विजित की भाषाओं में अंतर होने लगता है। विजित को विजेता की भाषा लेनी पड़ती है, हालांकि आज के संदर्भों की तरह विजित विजेता वाली बात नहीं थी, लेकिन वो एक यहाँ पर एक सवाल कालखंड का भी है जी, कि हम बद्रीनाथ केदारनाथ का जो धाम है, हाँ, उसका हम कालखंड क्या मानते हैं? क्या वो जातियां या वो मानव प्रजातियां उस समय से वहां थी? और पलायन अगर है, और तो जाहिर सी बात है जिस समय से बद्रीनाथ केदारनाथ अस्तित्व में, तभी से पलायन हो रहा होगा। ठीक, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। तो लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ उससे बहुत, क्योंकि ये जो ये आपने बात जो कही बद्रीनाथ केदारनाथ की, यदि काल उसमें न भी जाए तो ये एक पौराणिक उल्लेख इनका मिलता है स्कंद पुराण में, जिसमें वो हिमाचल के खंड बताता है कि नेपाल कुर्बान चलो, और उसके बाद फिर केदार खंड और फिर जलंधर मानस खंड, कुमाऊं को मानस खंड कहा। लेकिन इसके बारे में, स्कंद पुराण के बारे में बास्तुश्रवण अग्रवाल और भी लोगों के मानना ये है कि स्कंद पुराण के ये खंड शायद यहाँ ब्राह्मणों की बस्तियां बस जाने के बाद लिखे गए। वो तो ये मानते हैं कि ये स्कंद पुराण 8वीं 9वीं शताब्दी तक उसमें ये जुड़ते रहे हैं, एडेंडा परिशिष्ट हैं। तो लेकिन उससे पहले यहाँ वंश रह रहे थे। भाई वैदिक आर्यों की हम बात करते हैं, वो तो ईसा पूर्व में चले जाते हैं। तो निश्चित रूप से जिस समय वैदिक आर्यों से पहले की बस्तियां थी, जिन्हें मैं कह रहा हूँ कि कोल मुंडा बोलने वाले या द्रविड़ बोलने वाले थे, वो इस पंच केदार या ये 5 हिमालय के खंड, इनसे बहुत पहले के थे। अच्छा। और हम जो मानसरोवर खंड, मानस खंड या केदार खंड या नेपाल खंड की बात करते हैं, वो पुराण काल का है। और ये पुराण काल से काफी पहले ये बस्तियां वहां रही होंगी, और जिनकी भाषा की तलछट, जैसे आप उद्धृत कर रहे हैं, वो तलछट आज विद्यमान है। अन्यथा बीच में तो संपर्क ऐसा रहा नहीं भौगोलिक रूप से, भाई तमिलनाडु से पहाड़ का आदमी गया हो, या मुंडा बोलने वाले बिल्कुल सिकुड़ गए आपके झारखंड और उसके क्षेत्र में, तो उनका कोई आदान प्रदान हो। तो ये सांस्कृतिक रूप से, मतलब कहीं ना कहीं ये पलायन से जुड़ता है मामला, या वो वहां के स्थायी नहीं, पलायन से पहले मैं तो कहूंगा, पलायन की जहां की आप बात कर रहे हैं, उस समय से काफी पहले ये बात वहां आ चुकी थी, जो आज तक है। भाषा का जो स्वरूप आज की तारीख में कुमाऊं में, गढ़वाल में या पूरे हिमालयी क्षेत्र में विद्यमान है, वो कहीं न कहीं, मतलब आपका ये मानना है कि उसका पलायन से रिश्ता नहीं है, बल्कि वो मौलिक उससे काफी पहले का है। पंजी, हम इस मुद्दे पर विस्तार में चर्चा करेंगे। यहाँ हमको लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे और शब्दों के महत्व पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए लोकसभा टेलीविजन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है साहित्य संसार में, और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम शब्दों के महत्व को लेकर। ब्रेक में जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो पूरा जो शब्द संपदा है, चाहे वो किसी भी भाषा की हो, उसका पलायन से उतना रिश्ता नहीं है, जबकि मतलब वहाँ की बसासत से ज्यादा है। और बसासत कितनी पुरानी है ये इस पर निर्भर करता है, और उसी के आधार पर शब्दों का चलन उसमें आता है। जब हम, लेकिन पलायन को भी हम अलग करके नहीं देख सकते। दूसरी तरफ जब कुमाऊं की तरफ के पलायन की हम बात करते हैं, तो उसको डॉक्टर नरेंद्र पालीवाल ने एक राजनीतिक पलायन माना है। और वहाँ वो कहते हैं कि ये खस जाति होती है, वो वहाँ के ओरिजिनल हैं, और जितने लोग गए हैं, पंत, पांडे, जोशी, तिवारी, ये एक रूट से आए हैं। और वो रूट था मोहम्मद गौरी और गजनवी का, जो महाराष्ट्र से शुरू होता था और उस समय के गुजरात, फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश होते हुए यहाँ से कुमाऊं की तरफ गया।
और वहां वो बसे। तो कुछ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल भी मिलता है, जैसे जातियों के आधार पर हम देखें, जिनको हम पांडे कहते हैं वो बताते हैं कि महाराष्ट्र के देश पांडे थे, जिनको हम पंत कहते हैं वो महाराष्ट्र के दत्तोपंत थे, ऐसी पालीवाल राजस्थान से माने जाते हैं, मेहता, मेर, राठौर, ये सब। तो इस तरह की शब्दावली भी पहुंची है क्या कुमाऊनी में? हाँ, निस्संदेह पहुंची है। इसलिए कुमाऊनी और राजस्थानी में बहुत निकट, ग्रियर्सन ने भी माना है इस बात को, जिसने लिंग्विस्टिक्स सर्वे ऑफ इंडिया पहले लिखा था। कुमाऊनी गढ़वाली में भी इनका राजस्थानी से बहुत निकट संपर्क उसने बताया है, और राजस्थानी गुजराती का निकट संपर्क है। तो इसलिए आज हमें जो आपने संकेत शुरू में किया था कि गुजराती के शब्द छ के संदर्भ में आपने कहा था या राजस्थान से आया है, तो वाक्य रचना, शब्दावली, इन दोनों में राजस्थान का बहुत बड़ा प्रभाव है। बल्कि मेरे एक मित्र तो कहा करते थे कि मुझे शोध में ये लगा था कि मैं पहाड़ी भाषाओं को राजस्थानी भाषा ही क्यों न मान लूं, लेकिन फिर एक निश्चित रूप से कुछ अवधारक तत्व ऐसे हैं जो उससे मेल नहीं खाते हैं, इन दोनों के कुमाऊं गढ़वाल के राजस्थान से अलग हैं, तो इसलिए उन्हें एक अलग भाषा मानना पड़ा। लेकिन बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि भाई ये तो राजस्थान का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है शायद, जो कि वो नहीं है। नहीं, लेकिन जब हम देखते हैं कुमाऊनी गढ़वाली में भी हम देखते हैं कई जगह बहुत बड़ी असमानता दिखाई पड़ती है और शब्दों को लेकर के दिखाई पड़ती है। आखिर वो किस वजह से? शब्द भंडार में फोनेटिक्स, यहाँ फोनेटिक है, कुछ वाक्य रचना में भी है। मुझे किशोर दास वाजपेयी याद आ रहे हैं, वो ये कहते हैं कि भाई भाषा भेद, या आज के संदर्भ में हम बोली ही मान लें, बोली भाषा हालांकि बहुत जटिल शब्द है, उसका निर्धारक तत्व होते हैं उसके व्याकरणिक या खासतौर पर क्रिया का वो डिक्लेंशन कैसे होता है, क्रिया रूप कैसे बनते हैं और शब्द रूप कैसे बनते हैं। तो कारक प्रत्यय और क्रिया प्रत्यय, इनके भिन्न होने से गढ़वाली कुमाऊनी में कुछ भेद है। अन्यथा जो शब्दावली है, जो आधारभूत शब्दावली है, उनमें जैसे आप नण का, सह का या पदांत अ ओ का, पदांत अ ओ भी विभाजक है, विभाजक है कहीं कहीं, इनका भेद अवश्य है। शब्दावली में इतना ज्यादा भेद नहीं है। अभी व्याकरण में भेद होने से दोनों, जैसे आपने भाषा और बोली की बात जी, भाषा के लिए माना था कि उसकी अपनी एक लिपि हो, और अभी तक तो चाहे वो नेपाली है, कांगड़ी है, ये और कुमाऊनी है, गढ़वाली, सबकी लिपि नागरी है। पिछले कुछ वर्षों से इस किस्म की कोशिश भी की जाती रही कि जो हिमालयी भाषाएं हैं उनकी या तो अपनी एक अलग लिपि हो, या कम से कम कुमाऊनी और गढ़वाली की एक अपनी लिपि हो। ये प्रयोग या ये सोच कितनी व्यावहारिक है? क्या कोई अलग लिपि बन सकती है? जी, आपकी बात से मैं पूर्वांश से तो सहमत हूं कि बात उठी जरूर है लिपि के बारे में। उसके पीछे तर्क उन लोगों ने ये दिया कि कुछ ध्वनियां कुमाऊनी गढ़वाली की ऐसी हैं जो नागरी लिपि में चिन्हित नहीं की जा सकती। जैसे स्वर हमारे यहाँ ह्रस्व आ भी, ह्रस्व आ, ह्रस्व ए, ह्रस्व ओ, तीन ऐसे शब्द हैं जो तमिल में भी हैं ध्वनियां, जो जिनके लिए हिंदी में कोई चिन्ह नहीं है। या अ है, पीछे से बोला जाने वाला एक मूर्धन्य अ है। तो इनके लिए कुमाऊं गढ़वाल के भाषा वैज्ञानिकों का ये कहना था कि भाई नागरी से भिन्न कोई लिपि हो तो बेहतर है। लेकिन कहना सरल है, ऐसा संभव नहीं है। देखिए, बहुत पहले भी नागरी, देवनागरी से पहले, ये हम जानते हैं ब्राह्मी से निकली है। कहते हैं कि कत्यूरियों के समय में एक कुटिल ब्राह्मी नाम से लिपि का प्रयोग होता था, लेकिन कत्यूरियों से भी उसका फिर वो हो गया, विलोप हो गया, और नागरी लिपि, उनके ताम्रपत्र देख लीजिए, वो संस्कृत में लिखे हैं चाहे कुमाऊनी में लिखे हैं, वो सब में ये है नागरी लिपि है। और बीच में जब ये पर्शियन चली तो भी केवल राजदरबार में, गुमानी ने उल्लेख किया है कि फारसी और अंग्रेजी जान लेते हैं वो राजदरबार में अच्छा पद पा जाते हैं, हम जैसे लोग नहीं पा पाते। तो उल्लेख यही था शायद राजदरबार में अंग्रेजी फारसी चली, आम लोगों के बीच जो भाषा व्यवहार हुआ उसमें लिपि नागरी बनी रही। तो आज भी नागरी लिपि को परिवर्तित करना या उसके स्थान पर दूसरी लिपि रखना, मुझे तो, मैं उसके पक्षधर भी नहीं हूँ। एक बात और मैं निवेदन करूं कि
भाषा में जिन ध्वनियों की हम लिपि में जिन ध्वनियों की कमी की बात हम कर रहे हैं, उसके लिए कुछ संकेत निर्धारित हो सकते हैं अगर बहुत जरूरी है तो। अगर बहुत फ्रीक्वेंट वो शब्द नहीं है तो उसकी जरूरत नहीं है। हम अंग्रेजी के शब्दों को भी तो आखिर नागरी में लिख रहे हैं, तो हम रोमनी को भी लिख सकते हैं। ये मेरा मानना है। यही एक चीज और समझ में बिल्कुल समझा जाना चाहिए। जब हम राष्ट्रीय संदर्भ में देखते हैं, गुजराती और महाराष्ट्र कई जगह शब्द एक जैसे लगते हैं और कई जगह वाक्य भी लगता है कि एक जैसा ही है, लेकिन वहां लिपियां अलग हैं। वो लिपि क्यों अलग होती है? एक तरफ मराठी नागरी लिपि में लिखी जा रही है और गुजराती की लिपि अलग है। कई कारण हैं। तो एक कारण जो महत्वपूर्ण है वो है सुख का, लिखने की सुविधा का। और वो धीरे धीरे, अच्छा वहां की जो प्राचीन लेख थे, तब साहित्य इतना ज्यादा तो नहीं लिखा जाता था। जो लिखा जाता था उन लोगों ने जो चीज, जैसे गुरुमुखी की बात कर ले हम, एक कुछ धार्मिक संकलन गुरुमुखी में हुए तो आज वे गुरुमुखी एक लिपि बन गई। इसी तरह से गुजराती मूल तो देवनागरी थी। देवनागरी में कुछ परिवर्तन उन्होंने अपने ढंग से किए, लिखने की एक शैली विकसित कर ली। वो शैली विकसित होते होते वो आज लिपि विशेष बन गई। अन्यथा तो देवनागरी, तब आप कहिए तो दक्षिण भारतीय भाषाओं की भी लिपियां, आज जो लिपियां हैं उनमें बहुत सारे देवनागरी की आकृतियां हैं। असल में लिपि एक आकृति है आंखों के सामने, जो उस ध्वनि को, एक आर्ट है जो उस ध्वनि को आपके सामने प्रत्यक्ष करता है। चीनी भाषा में उसको हम करेक्टर्स, जी करेक्टर्स जो है, जो अप्रत्यक्ष ध्वनि को आपके सामने प्रत्यक्ष करता है। तो उसमें संस्कृत के साथ देवनागरी आई और वो संस्कृत से विकसित हुई जो भाषाएं आज आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं, उनमें भी देवनागरी गई, लेकिन उन्होंने अपने सुख के लिए कुछ और ढंग से लिखना शुरू किया। ऐसे ही हम देखते हैं सिंधी की बात करते हैं। सिंधी बोलचाल की जो भाषा है उसमें कई तरह के शब्द जो बिल्कुल हिंदी और उर्दू के करीब माने जाते हैं, लेकिन उसकी पर्शियन स्क्रिप्ट दे करके वो पीछे चली गई। और एक विवाद ये भी चल रहा है, एक बात ये भी उठ रही है कि हम सिंधी को नागरी में शुरू करें, लेकिन वो बात वहीं तक रह गई, मतलब उसके आगे नहीं बढ़ पा रही। नहीं, लोग लिखने लगे हैं। सिंधी और कश्मीरी के बारे में यह था कि भाई कश्मीरी की भी जो पहले लिपि थी उसको जानने वाले नहीं रह गए। सिंधी के भी सिंधी उन महत्वपूर्ण भाषाओं में से जिनके बोलने वाले विभाजक रेखा के परे रह गए अधिक, और यहाँ मतलब उसका भौगोलिक क्षेत्र जो हम कहें कि भौगोलिक क्षेत्र रह गया विभाजन रेखा के परे, और बोलने वाले बहुत से यहाँ आ गए, तो धीरे धीरे उस लिपि से परिचय कम होता चला गया। इसलिए सिंधियों का, जिनको मैं आज बहुत से लोगों को जानता हूँ, वो ये मानते हैं साहब हमारी जो मूल लिपि जिसमें लिखी जाती थी हमें उसमें सुविधा नहीं है। हम तो सिंधी बोलते हैं लेकिन लिखते हैं हम उसको नागरी में, क्योंकि वो सुविधाजनक है। और दूसरी बात, और ज्ञानेंद्र जी आप जानते हैं कि भारत की अनेक भाषाएं नागरी में लिखी जा रही हैं। कोंकणी मराठी है, या इधर संविधान के 8वें अनुच्छेद में जो 22 भाषाएं, बहुत सारी भाषाएं आप नागरी में लिख रहे हैं। तो नागरी कुमाऊं गढ़वाल के लिए भी आदर्श लिपि बन सकती है, मेरा मानना है। मतलब भाषा के विकास के लिए जरूरी नहीं कि हम उस नागरिक के अलावा किसी और एक और मैं निवेदन करूं, देखिए भाषा है आत्मा। मैं एक अगर दार्शनिक वो करूं, भाषा आत्मा है और शरीर है उसका चोला, ये लिपि। तो लिपि के चोले से फर्क अधिक नहीं पड़ना है। अगर आत्मा आपकी सुरक्षित है तो उसको आप चाहे रोमन में लिख रहे हैं, चाहे नागरी में लिख रहे हैं, चाहे किसी और कहता हूँ चीनी लिपि में ही क्यों नहीं लिख रहे हो, अगर भाषा सुरक्षित आधार पर पंकज बिष्ट जैसे वरिष्ठ कथाकार और उपन्यासकार वो अब ये असगर वजह भी वो ये कहने लगे कि हिंदी के लिए उसको हम रोमन में लिखना शुरू करें, तो ये तो एक गलत ये प्रकारांतर से आपने प्रश्न बल्कि लेकिन समीचीन उठाया। मैं इसका समर्थक नहीं हूं, क्षमा करें, इसलिए कि इसका पक्ष में जो तर्क देते हैं बहुत बड़ा ये है कि रोमन लिपि इसमें बहुत व्यापक है और उसमें क्यों नहीं लिखा जाए। उससे एक तक उसका जो एक सीमा तक माना जा सकता है, कहते हैं कि भारत में एकात्मता इससे आ जाएगी, हम दक्षिण भारतीय भाषाओं को भी इसमें लिखने लग पड़ेंगे। लेकिन देखिए भाषा का एक सांस्कृतिक अस्तित्व भी होता है, वो संस्कृति से भी जुड़ी होती है, वो एक परंपरा की वाहिका भी होती है। अगर उस संस्कृति से आपने एकदम दूसरी में कदम रख दिया तो उस प्रवाह को समझने में बड़ी कठिनाई आएगी आगे चल करके। इस समय तो हमें लगा कि भाई हम क ऐसे बनाने के बजाय क्यों ना हम के से ही लिख लें।
या अलिफ का अ यहाँ बन रहा है तो सब जगह ऐसे ही क्यों न कर लें, यो क्यों न कर लें, हम तात्कालिक समस्याओं का समाधान हो सकता है। लेकिन जब हम एक सतत प्रवाह का विश्लेषण करेंगे, वैदिक प्रोटोवैदिक वहां से लेकर के और आगे चलकर एक प्रवाह का, तो हमें बड़ी कठिनाई आएगी। वो सारी बातें जो हमने परंपरा से पाई हैं वो शायद विलुप्त हो जाएंगी। यहाँ एक विरोधाभास ये भी दिखाई पड़ता है, जो इस तरह के तर्क देते हैं हिंदी को रोमन में लिखने के। जब हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो सोशल मीडिया में कई लोग ऐसे हैं, चूंकि मैं नहीं कर पाता तो मुझसे कई लोगों ने कमेंट किया कि आप नागरी में लिखिए, हिंदी में लिखिए। मैं अगर रोमन में लिखता हूं तो क्योंकि समझ में नहीं आता, रोमन में लिखते हुए हिंदी के शब्दों को, हिंदी के पूरे वाक्य विन्यास को एक कहीं दिक्कत तो होती है। बहरहाल कुल मिलाकर एक अगर आखिरी सवाल से इस आज के हम कार्यक्रम को इसका निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करें तो शब्द और लिपि का जो सामंजस्य है भाषा में, उसको किस रूप में भाषा के विकास में उसको परिभाषित किया सकता है? सामंजस्य है, लेकिन लिपि उसको एक सहायक ही बनती है, उसकी वाहिका बन सकती है। यो भाषा प्रयोक्ता की अपनी चॉइस पर भी, अपने उस पर भी निर्भर करती है। अब जैसे आपने सामाजिक मीडिया, उसका सोशल मीडिया की बात कही, वहां तो वही तात्कालिक विचार प्रकट का एक माध्यम है, वहां आपको जिसमें सुविधा होती है। अब और मैं खुद स्वयं प्रयोग करते हुए देख रहा हूं कि रोमन में काफी लोग लिख रहे हैं, हालांकि नागरी में भी लिख रहे हैं। तो जिसको जिसमें सुविधा हो व्यक्तिगत रूप से कर ले, क्योंकि वो शायद शाश्वत साहित्य का अंग बनने वाला नहीं है। सुविधा हो उसमें कर ले, लेकिन भाषा की और लिपि की आत्मा नहीं मरनी चाहिए। इन पर हमको ध्यान देना होगा। पंत जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साहित्य संसार के आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी किसी और खास मुद्दे के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।